2019 के अंतर्गत रेलवे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया था, आपको पता होगा दोस्तों। और उसमें लगभग लगभग 35,200 पदों पर भर्तियां आई थी। और उसमें अधिकतर बच्चे सिलेक्ट हुए थे। उन बच्चों ने जिस स्ट्रेटेजी को अपनाया था दोस्तों, वो स्ट्रेटेजी थी आज की रूल 38। रूल 38 एक ऐसी स्ट्रेटेजी है दोस्तों, अगर जिसका उपयोग करके आईएएस आईपीएस में भी बच्चों ने अपना सिलेक्शन प्राप्त किया है। और इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके एसएससी में भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। और इस साल आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे रूल 38 का यूज़ करके आरआरबी एनटीपीसी 2024 में अपना सिलेक्शन कंफर्म करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आएंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए रेलवे एनटीपीसी 2024 के बारे में। रेलवे एनटीपीसी 2024 जिसके अंतर्गत मैं आपको तीन चीज़ों पर बात करूंगा। आपको सबसे पहली चीज़ बताने वाला हूं कि आपको तैयारी शुरू कैसे करना है, जिसके अंतर्गत मैं आपको रूल 38 एक ऐसा रूल जिसके थ्रू हर बच्चा सिलेक्शन ले सकता है। क्या है ये रूल, इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। सेकेंड नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि 2024 के अंतर्गत रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। क्या वो 2019 के जैसा ही रहेगा या फिर इसमें कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, इस पर बात करेंगे। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है। तो आप पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं इस एग्जाम को लेकर। चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा इसमें, आपको तैयारी शुरू कैसे करना है। आपको पता होगा दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम है अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाला है। कब जारी होगा इसका नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको तैयारी शुरू कैसे करना है, तो आपको रूल 38 फॉलो करना होगा दोस्तों। रूल 38 एक ऐसा रूल है, अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो 100% आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। क्या है रूल 38, इसको भी मैं पूरा भी डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये समझिए कि जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है, इसके पहले 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था। और जब 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, तो लगभग लगभग 35,200 पदों पर भर्तियां की गई थी। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि इतने पदों पर भर्तियां होने के बावजूद भी कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ और वो कैसे हुआ था, उन्होंने तैयारी कैसे की थी, क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, तो पूरी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको अपनी तैयारी कैसे जारी रखना है। लेकिन एक बात आपको समझना होगा कि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है क्या, तो मैं ऐसी आपको कोई भी झूठी बात नहीं बताने वाला हूं। बिल्कुल नोटिफिकेशन नहीं आया है और न ही आपको नोटिफिकेशन आने का इंतजार करना है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम हमारी तैयारी शुरू करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर देनी है। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो ये मान के चलिए कि तब तो पूरा इंडिया ही अपनी तैयारी में भिड़ जाएगा। और आपको पता होगा कि रेलवे एनटीपीसी में लगभग लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा फॉर्म डाले जाते हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल पर। इसलिए आपको उस दिन का वेट नहीं करना है जिस दिन इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी है। कैसे शुरू करनी है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि जो रेलवे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन है उसमें 3 से 4 महीने का समय बचा है। 3 से 4 महीने बाद नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा। और आपको आज से ही अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो लगभग लगभग आपके पास 90 से 120 दिन का समय बचा है। अब यहाँ पर आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपको तैयारी करना कैसे है। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि तैयारी शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में मुख्य तौर पर क्या क्या पूछा जाता है। कंप्लीट पैटर्न और सिलेबस मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मूल रूप से आपको ये पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो पार्ट में ये एग्जाम होता है। सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2, मतलब आपको स्टेज 1 भी कह सकते हैं, स्टेज 2 भी कह सकते हैं। ये दो पार्ट में एग्जाम होता है और दोनों पार्ट में जो आपका सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं स्पेशली इस एग्जाम में। मैथ्स हो गया पहला सब्जेक्ट, दूसरा आपका रीजनिंग पूछा जाता है और तीसरा आपका जनरल अवेयरनेस। ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर बात करूं
CBT 1 की, तो CBT 1 के अंतर्गत आपको पता होगा दोस्तों कि टोटल 100 नंबर का होता है CBT 1, और CBT 2 120 मार्क्स का होता है। अगर बात की जाए CBT 1 की, तो मैथ्स के इसमें 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के इसमें 30 क्वेश्चन, और जीके एंड जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन CBT 1 में आते हैं। वहीं बात की जाए CBT 2 की, तो यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या 120 हो जाती है। तो यहाँ पर आपके मैथ्स के क्वेश्चन हो जाते हैं 35, रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 35, और जनरल अवेयरनेस या फिर जीके कहें तो उसके क्वेश्चन हो जाते हैं 50। इस प्रकार आपके 120 मार्क्स का ये CBT 2 एग्ज़ाम होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है मोटा मोटी कि जिस तरह से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आने वाली स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका कंप्लीट पैटर्न और सिलेबस डिटेल में। साथ में अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि हमने ये तो समझ लिया कि यहाँ पर एग्ज़ाम का मोटा मोटी पैटर्न क्या होता है, लेकिन हमें तैयारी शुरू कैसे करनी है। तो देखिए, तैयारी शुरू करने का मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप इस एग्ज़ाम में आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर रूल 3-8 को फॉलो करेंगे। आपको बता रहा था, रूल 3-8 एक ऐसा रूल है दोस्तों जिसका उपयोग करके बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिया है, और अगर आप भी इस रूल को फॉलो करेंगे तो 100% आप भी इस परीक्षा में अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। रूल 3-8 को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। आप उस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि रूल 3-8 किस प्रकार काम करता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि रूल 3-8 एक ऐसा रूल है जिसका अगर आप उपयोग करेंगे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार आपको पता होगा दोस्तों कि जब हर बच्चा तैयारी करने बैठता है तो सभी बच्चों के पास 24 घंटे का वक्त होता है एक दिन में, और अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपको ये 24 घंटे भी कम लगते हैं। लेकिन अगर आप रूल 3-8 को फॉलो करेंगे तो ये 24 घंटे आपके लिए बढ़ के 48 हार्स तक हो सकते हैं। एक दिन में आप 48 घंटे का दिन भी कवर कर सकते हैं। 48 घंटे के बराबर आप मेहनत कर सकते हैं। मतलब जितने दूसरे बच्चे 2 दिन में मेहनत करते हैं उतना आप एक दिन में ही कर सकते। मतलब आप अब इसको कैसे अचीव कर सकते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ रूल 3-8 के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले अगर रूल 3-8 को अगर फॉलो करना है आपको, तो ये समझना होगा कि आपके पास जो दिन जो होता है, आपके पास एक दिन होता है वो टोटल 24 हावर्स का होता है। ठीक है, अगर 24 घंटे का एक दिन होता है तो आप उसको 8-8 घंटे के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 8-8 घंटे के 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए अपने पूरे दिन को। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है दोस्तों कि इन 8-8 घंटे में आपने पार्ट में डिवाइड कर लिया, लेकिन अब करना क्या है। देखिए, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे कि एक हमारी स्लीप। इसके 8 घंटे आप बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते। अब बचे हुए आपके पास 16 घंटे, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको पूरे 16 घंटे स्टडी करना है, और अगर आप 16 घंटे पूरे स्टडी भी करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यही जो रूल 3-8 है, रूल 3-8 का फॉर्मूला यही होता है कि आपको जो बचे हुए 16 घंटे हैं उनको पूरा स्टडी नहीं करना है। आपको 8 घंटे की एक अच्छी स्लिप लेना है। बचे हुए 16 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे आपको स्टडी को देना है, सिर्फ 8 घंटे, वो भी कंटिन्यू नहीं, इसको भी आपको 2-2 हार या फिर 3-3 घंटे के 2 स्लॉट में, और 1-2 घंटे का स्लॉट, इस प्रकार आपको 8 घंटे पढ़ाई करना है। अगर आप कंटिन्यू 8 घंटे पढ़ाई करेंगे तो वो भी वहाँ पर भी रूल 3-8 टूट जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपको 8 घंटे स्टडी को देना है, 8 घंटे स्लिप को देना है। अब बचे हुए 8 घंटे में क्या होगा दोस्तों, 8 घंटे अब बचे हुए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर इसमें से जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसका आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जहाँ पर आप 8 घंटे की यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं तो ये आपकी 8 घंटे की स्टडी भी दूसरे बच्चों के मुकाबले 16 घंटे की स्टडी के बराबर हो जाएगी। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही रूल 3-8 कहता है, रूल 3-8 यही बोलता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या वर्क करना है इस 8 घंटे में। एक अच्छी नींद तो आपने ले ली है, साथ में आपको योगा डेली करना है, ठीक है ना। आपको एक्सरसाइज डेली करना है। आपको अपनी स्टडी, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको अच्छी बुक्स पढ़ना है, आपको अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपने साथ में कुछ, जैसे कि एक और चीज़ हो गई है, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ,
इनको आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। अगर आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डेली अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, सेल्फ मोटिवेशनल बुक्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ा लेंगे। ठीक है ना? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही रूल 3-8 कहता है, और इसको अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आप तैयारी शुरू करने का पहला पार्ट कर चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अब हम दूसरी चीज पर बात करेंगे। तैयारी शुरू करने का पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि आपको रूल 3-8 का यूज करना है। सेकंड में आपको बताऊंगा दोस्तों कि तैयारी शुरू करने से पहले आपको यह समझना होगा, जैसा मैंने आपको बताया अभी, कि जहां पर मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आने वाला है, तो आपको एडहॉक वे में इन तीनों सब्जेक्ट्स को उठाना है। ठीक है ना? मैं यहाँ पर अभी आपको बिल्कुल भी मॉक टेस्ट लगाने का बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मॉक टेस्ट आपको अभी बिल्कुल भी नहीं लगाने। आपको शुरू में ये तीनों सब्जेक्ट्स को उठाना है, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके एंड जनरल अवेयरनेस। मैथ्स में आपको जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा उन टॉपिक्स को एक एक करके, जिस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं उनको सबको वन बाय वन सॉल्व करना है। और जो टॉपिक आपका मैथ्स में वीक है उसको भी आपको करना है सबसे ज़्यादा मेहनत के साथ। आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। तैयारी शुरू करने का दूसरा रूल ये है। उसी प्रकार रीजनिंग में भी आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। और जनरल अवेयरनेस में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन आपको कुछ एक जीके की बुक फॉलो करके उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो एक बार आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आपका बेस बन जाएगा कि जो क्वेश्चंस, जो सब्जेक्ट्स एग्जाम में आने वाले हैं उनमें आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि एक बार मैंने सभी चीज़ों की स्टडी कर ली है। ये सेकंड नंबर पे करना है। फर्स्ट पे आपको रूल 38 फॉलो करना है। सेकंड पे आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस को उठाकर एक एक बार उनको लगा के देखना है, उनका पैटर्न फॉलो हो जाए कि जिस तरह के पैटर्न क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करना है। और एक चीज और फॉलो कीजिएगा दोस्तों इसमें, कंसिस्टेंसी। अगर आपने एक अच्छी कंसिस्टेंसी फॉलो कर ली, तो कंसिस्टेंसी ऐसी चीज होती है कि अगर आपकी तैयारी, अगर आपका कोई सा टॉपिक इतना स्ट्रांग भी नहीं है लेकिन आपकी एक अच्छी कंसिस्टेंसी है, तो आप उस टॉपिक में महारत हासिल कर सकते हैं, आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, अपनी तैयारी जारी रखें, और टॉपिक्स जितने भी हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जीके एंड जनरल अवेयरनेस, उसको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। अगर आप अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम सेकेंड नंबर की चीज़ देखते हैं, पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है 2024 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पर अभी जो देखने को, जो अभी समझ में जो आ रही है चीज़, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि सीबीटी 1 तो सभी का कॉमन होगा। देखिए आपको पता होगा एनटीपीसी में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। लेवल 2 से लगाकर 6 तक यहाँ पर पोस्ट होती है। लेवल 2 सबसे छोटी होती है, फिर उससे बड़ी लेवल 3 होती है, फिर लेवल 4 आता है, फिर लेवल 5 आता है और लेवल 6 आता है। इस प्रकार लेवल 2 से लेवल 6 की यहाँ पर पोस्ट होती है। जो लेवल 2 और लेवल 3 होती है दोस्तों, ये ये 12th लेवल की लेवल होती है। और यहाँ पर लेवल 4 से लेवल 6 आपका अंडर ग्रेजुएशन जिसने कर रखा है वो लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो सीबीटी 1 तो सबका कॉमन होगा, और सीबीटी 2 जो होगा दोस्तों वो सभी लेवल के लिए अलग अलग होगा। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, ठीक है ना? दूसरी चीज़ यहाँ पर, जो सीबीटी 1 है वो भी अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि आपका सीबीटी 1 का एग्ज़ाम भी हो सकता है 12th के लिए अलग हो और अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग हो। यहाँ पर तो दो चीज़ें अभी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह का इसका पैटर्न हो सकता है। इसमें थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात, पैटर्न की एक और चीज़ बता दूं, एग्ज़ाम का थोड़ा बहुत पैटर्न मैं आपको पहले वाली स्लाइड में बताया था कि यहाँ पर जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 100 मार्क्स का होता है दोस्तों, 100 क्वेश्चन आते हैं, और सीबीटी 2 का 120। इसकी डिटेल में मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बता दिया, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। तो ये इसका एक पैटर्न मैं आपको बता दिया है, बेस्ट पैटर्न क्या होगा। अब रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन अगर बात की जाए जीके के अंदर, जीके या फिर जनरल अवेयरनेस कह दें, तो उसमें आपके जो क्वेश्चंस मुख्यतः बनते हैं
वो आपका एक तो हो गया हिस्ट्री से बनते हैं लगभग 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से बनते हैं 4-5 क्वेश्चन, जियोग्राफी से बनेंगे आपके 4-5 क्वेश्चन। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके करंट अफेयर्स से। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर हो गया और विज्ञान, साइंस साइंस से कुछ क्वेश्चन आएंगे और आपके कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस मिला के आपके 40 से 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जीके एंड जनरल अवेयरनेस का रहेगा। इसको बिल्कुल डिटेल में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको पैटर्न और सिलेबस क्या रह सकता है, क्या ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा 2019 से 2024 में। दूसरी चीज़ अगर बात की जाए यहाँ पर मैथ्स की, तो मैथ्स के अंतर्गत भी आपको बता दूं कि मैथ्स के जो टॉपिक्स आने वाले हैं दोस्तों, वो भी जो 2019 में पूछे गए थे उनके अंतर्गत ही आने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी, मैथ्स के अंदर एडवांस मैथ्स भी इसमें आता है, जैसे कि हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री। इसके अलावा सिंपल मैथ्स में अगर बात की जाए तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया आपका। इसके अतिरिक्त आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही परेशान किया था 2019 में बच्चों को। आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, वहाँ पर थोड़े से आपको घुमाकर क्वेश्चन जरूर इस बार भी पूछे जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बताए हैं, बिल्कुल इसका भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों इंपॉर्टेंट, वो आपकी रीजनिंग है। रीजनिंग के अंतर्गत भी मैं आपको बता दूं तो कोई ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है 2019 और 2024 में। इसमें आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों, वो मिलेंगे आपको सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को आपको। बैटिंग जैसे कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा डाइस वाला चैप्टर ले लीजिए, और पजल्स, पजल्स भी यहाँ पर आपको परेशान करेगा। 2019 में बहुत ज़्यादा पजल्स ने परेशान करा था। तो ये मैं आपको बता दी हैं कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीजनिंग के अंतर्गत, जिनको अभी से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, स्पेशली पजल्स को, क्योंकि पजल्स बहुत ज़्यादा पूछी गई थी 2019 में, और इतनी लेंदी और इतनी घुमावदार पजल थी कि ये पूरे आपके 15 से 20 मिनट यही पजल्स खा जाएगी अगर आपने अभी से इनकी प्रैक्टिस नहीं करी। डिटेल में इसका भी एक वीडियो बना दूंगा रीजनिंग का, जिसमें आपके हर टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और जितने भी टॉपिक से इस साल क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको पैटर्न और सिलेबस अभी ऊपर ऊपर से बताया है, इसका डिटेल में एक वीडियो अलग से जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा। देखिए आप सभी ने कैलेंडर को तो अच्छे से देख ही लिया होगा। कैलेंडर में ये बताया गया है कि किस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो अगर एएलपी की बात की जाए तो उन्होंने जनवरी बताया था और उसका जनवरी में नोटिफिकेशन आ भी गया है। इसके बाद टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन अप्रैल में बताया जा रहा है। उसके बाद अप्रैल के बाद मई जून जुलाई में आपका नोटिफिकेशन बताया जा रहा है एनटीपीसी का। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि एनटीपीसी का नोटिफिकेशन क्या जुलाई में पहले ही तारीख को जारी कर दिया जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन सेकेंड या थर्ड वीक तक जारी किया जा सकता है। सेकेंड या थर्ड वीक तक, मतलब ये मान के चलिए कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है अपनी तैयारी को बूस्टअप देने के लिए। नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके बाद तो ये समझिए कि पूरा इंडिया जुड़ जाएगा और बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगा। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने अपनी तैयारी अभी से जारी कर दी तो आप उन बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड अन्य कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा, साथ में अपने आरआरबी जोन का नाम लिखिए, और इसके बाद अपना एग्जाम का नाम तो एनटीपीसी है, उसके साथ अपना क्वेश्चन जरूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो ये 3 डिटेल अगर आप लिख देंगे तो हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगर ज़्यादा उससे रिलेटेड कुछ कमेंट्स आते हैं, आपकी क्वेरीज ज़्यादा आती है, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो भी बना देंगे। साथ में आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर डेली रेलवे एग्जाम्स 2024 के लिए जीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जीके वाले सेक्शन में 100% मार्क्स आने की पूरी संभावना है। हमारे सुबह वीडियो डेली सुबह 8:30 बजे हम आपके लिए 50 क्वेश्चंस लाते हैं, उसके बाद दोपहर में 3:30 बजे आपके लिए 50 क्वेश्चन लाते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।